नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। केंद्र की मोदी सरकार ने 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने सीधे तौर पर चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन तथ्य है कि ये सारे ऐप चीनी कंपनियों के हैं। ऐसे में किस नियम के तहत इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है, कानून क्या है और क्या इन कंपनियों के पास कोई और कानूनी रास्ता है, इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल कि किस कानून के तहत इन कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया है। सरकार ने बैन लगाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A का हवाला दिया है। इस सेक्शन में बताया गया है कि पब्लिक द्वारा किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स के जरिए जानकारी एक्सेस करने पर केंद्र सरकार या उसके अंग रोक लगा सकते हैं। किस स्थिति में? उस स्थिति में केंद्र सरकार या इसका कोई अधिकारी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ऐसा करना जरूरी है देश की एकता और संप्रभुता के हित में, देश की सुरक्षा के लिए, विदेशों से दोस्ताना संबंध बनाए रखने के लिए, या फिर पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए, या फिर पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए किए जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए। यानी इन परिस्थितियों में 69A का इस्तेमाल करके किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स से मिलने वाली सूचना को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर इस प्रतिबंध का पालन नहीं होता है तो 7 साल तक का कारावास और जुर्माना देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने भी देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरा बताया है, लिहाजा 59 चीनी ऐप बंद है। सवाल उठता है कि क्या यह प्रतिबंध कानूनी है। सवाल इसलिए कि 69A का उपयोग आमतौर पर वेबसाइट्स के लिए किया जाता है और सरकार ने इसका उपयोग ऐप्स को प्रतिबंधित करने के लिए किया है। इसका जवाब सलमान वारिस देते हैं। सलमान टेक और साइबर मामलों के वकील हैं और टेक्लेजिस नाम की संस्था संचालित करते हैं। सलमान बताते हैं, सरकार को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से लगातार इन ऐप्स को लेकर सूचनाएं मिल रही होंगी, इसलिए सरकार ने 69A के तहत ऐप्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया, जो अमूमन वेबसाइटों के लिए यूज किया जाता है। सरकार ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि 69A के तहत किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स से डेटा या सूचना का आदान प्रदान प्रतिबंधित किया जा सकता है, और यहाँ पर वो कंप्यूटर रिसोर्स आपका मोबाइल फोन है और ऐप सूचना कलेक्ट करने या उसे भेजने का जरिया है। सलमान वारिस जूम कॉलिंग ऐप का भी उदाहरण देते हैं। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में जूम कॉलिंग ऐप पर भी सरकार की ओर से सवाल उठे थे। सरकार ने कहा था कि यह भारी मात्रा में देश का डेटा कलेक्ट करता है और देश के बाहर ले जा रहा है। इसका इस्तेमाल ना करने की हिदायत भी आई थी। लेकिन एक सवाल और है, वो ये कि लंबे समय से इन ऐप्स पर डेटा चोरी के आरोप लगते रहे हैं, सरकार ने पहले क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया। सलमान वारिस बताते हैं, इस पर ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि इन ऐप्स की वजह से सुरक्षा को खतरा हो रहा था और सरकार चुप थी। सरकार को इसी समय ये निर्णय लेना था, जिससे साफ होता है कि ये निर्णय इस समय दोनों देशों के बीच की राजनीति से प्रेरित है। अगला सवाल, क्या जिन कंपनियों के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं? सवाल का जवाब है नहीं। अभी तो फौरी तौर पर इन कंपनियों को सरकारी एजेंसियों के सामने अगले 48 घंटे के भीतर अपना तर्क पेश करना है, सफाई देनी है। टिकटॉक ने अपने आधिकारिक बयान में दावा भी किया है कि वो किसी भी किस्म का डेटा नहीं चुराता है और सरकार के सामने भी अपनी बात रखेगा। लेकिन अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो भी कंपनियों के पास कोर्ट का सहारा है। सलमान वारिस बताते हैं, कुछ कंपनियों के भारत में ऑफिस हैं, कुछ के नहीं है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में कंपनियां कोर्ट में अपनी बात रख सकती हैं, अपना पक्ष रख सकती हैं, याचिका दायर कर सकती हैं। यह अलग मुद्दा है कि वो अदालतों को बैन को हटाने या परिवर्तन करने के लिए राजी कर पाती हैं या नहीं। इससे पहले भी 2019 में मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था। टिकटॉक बनाने वाली कंपनी बाइटडांस ने इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला बदल दिया था। और इसको देखते हुए यह भी माना जा रहा है कि इस बार भी कंपनियां बेहाथ नहीं है, कानून है, जरिया है, आजमाने की संवैधानिक छूट भी है ही। तो देखिए आगे क्या होता है, जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सिद्धांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।